दोस्तों, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया की हर बातें झूठी हो सकती है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति जब बेवक्त इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी कि उसकी हत्या हो जाती है या फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और हत्या करने वाला भी अपराधी यह सोच करके उस घटना का अंजाम देता है कि शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर होता है इटावा, और इसी इटावा का एक थाना लगता है उसरार। उसरार थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम होता है गपियापुर, और इसी गपियापुर गांव का रहने वाला होता है सुभाष। दरअसल सुभाष, जिसकी उम्र करीब करीब 40-41 वर्ष के आसपास बताई जाती है, जो दिल्ली शहर के अंदर रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दरअसल सुभाष के परिवार में उसकी पत्नी अंजलि के अलावा एक बेटी होती है जिसका नाम होता है भावना। भावना, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 13 वर्ष, जो अपने ही गाँव से पढ़ाई किया करती थी। सुभाष इतना पैसा तो जरूर कमा लेता जिससे कि वो अपने परिवार के साथ सही से गुजारा कर सके। बात मैं आपसे कर रहा हूं 15 नवंबर 2024 के रात के समय की। दरअसल सुभाष, जो पहले 4 दिन पहले दिल्ली से चल करके अपने परिवार से मिलने के लिए घर आया हुआ था, 15 नवंबर 2024 के रात के समय सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना वाना खाता है। खाना खाने के बाद सुभाष की बेटी भावना अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और सुभाष अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, ठीक आधी रात के समय 2 लोग अपने मुंह पे गमछा डाल करके सुभाष के घर में घुसते हैं और सीधे सुभाष के रूम में चले जाते हैं। अब सुभाष के रूम में जाने के बाद सबसे पहले सुभाष की पत्नी अंजलि के हाथ पैर और मुंह के ऊपर कपड़े से बांध देते हैं और साथ ही साथ अपने साथ लाए हुए एक भारी बैट से सुभाष के सर पे काफी जोर से वार कर देते हैं। उसके बाद से एक तेज धारदार हंसिया को भी सुभाष के गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से सुभाष के कुछ ही देर के बाद मौत हो जाती है। हालांकि सुभाष की जब हत्या कर देते हैं, ये सारा का सारा काम सुभाष की पत्नी अंजलि की आंखों के सामने होती है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उन दोनों ने अंजलि के मुंह पे इतने जोर से कपड़ों को टाइट करके बांध दिया था कि उसके मुख से थोड़ा सा कुछ आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दोनों ही अपराधी अपने काम को अंजाम देने के बाद बहुत ही आराम से अपने घर से बाहर निकलते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। जैसे वहां से वो लोग भागते हैं, उसके बाद से अंजलि भी जैसे तैसे करके अपना हाथ को खोलती है, मुंह से कपड़ा हटाती है और सबसे पहले अपनी बेटी भावना को आवाज लगाती है। माँ की आवाज सुन करके भावना जब अपने कमरे से बाहर निकलती है, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है और जब अपने पिता की लाश को देखती है, उसकी डेड बॉडी को देखती है, तो उसके बाद भावना भी एकदम से डर जाती है और उसके बाद जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। माँ बेटी की चीख पुकार सुन करके गांव के आसपास के लोग जो होते हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और जब सुभाष की लाश को देखते हैं, इस बात की खबर पुलिस प्रशासन को दे देते हैं। जैसे ही सुबह होता उससे पहले पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले सुभाष की लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है और फिर उसके घर की बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से उसकी तलाशी करती है। हालांकि पुलिस जब सुभाष के घर की तलाशी लेती है तो पता चलता है उसके घर का जितना भी सामान जहां भी रखा हुआ था, सब के सब अपने जगह पर ही पहले की तरह ही रखा हुआ था। लेकिन पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुभाष की पत्नी अंजलि से पूछताछ करती है तो अंजलि भी सारी बातें पुलिस वालों को बता देती है। दरअसल पुलिस अंजलि से पूछती है कि क्या तुम उन दोनों को जानती हो, उन दोनों को पहचान सकती हो। इस पे अंजलि पुलिस वालों को कहती है कि साहब, जब वो दोनों घर के अंदर एंट्री किए थे, अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, इसीलिए मैं उन दोनों को नहीं पहचान सकती हूँ। साथ ही साथ पुलिस अंजलि से आगे ये भी सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी पति का, सुभाष का हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि दोनों अपराधी जो घर के अंदर घुसे थे उनका मोटिव केवल सुभाष को मारना था, लूटपाट का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर से कोई भी सामान, एक भी सामान गायब नहीं हुआ। इस पे अंजलि पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों से मेरे परिवार का जमीनी विवाद चल रहा, हो सकता है कि उन लोगों ने ही मेरे पति की हत्या किया होगा।
अब अंजलि जब अपने पड़ोसियों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाती है, उसके बाद पुलिस अंजलि के ही कहने पे उसके बताए हुए नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है। और फिर जितने सारे लोगों को अंजलि नाम लेती है, पुलिस उन तमाम लोगों को एक एक करके थाने बुलाती है। और फिर जब उन लोगों से सुभाष की हत्या के बारे में अलग अलग करके सबसे बैठा के पूछती है, तो सबको सब पुलिस को एक ही बात कह रहे थे कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सच है कि हमारा सुभाष के साथ में जमीनी विवाद बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन आप भरोसा कीजिए कि हमने सुभाष की हत्या नहीं की है। हालांकि पुलिस उनकी बातों पे भरोसा नहीं करती है और फिर उनके साथ सख्ती से पेश आती है। जब पुलिस अपनी तमाम तरह के प्रयास तो कर लेती है उन लोगों से पूछताछ के दौरान, लेकिन सबके सब अपनी जिद से, अपनी बातों से वो पीछे नहीं हटते। पुलिस सोचने लगती है कि आखिरकार सुभाष की हत्या किसने किया। पुलिस फिर से सुभाष के घर पे पहुंचती है और उसकी पत्नी अंजलि से फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारा पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इस पे अंजलि पुलिस वालों को फिर जवाब देती है कि साहब, मेरे पति अभी 4 दिन पहले तो दिल्ली से घर आए हुए थे। दरअसल दिल्ली के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दिल्ली में रहने की जब बात करते हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद सुभाष का दिल्ली में ही किसी के साथ कोई लेन देन होगा, किसी तरह का आपसी झगड़ा होगा। लेकिन पुलिस सच्चाई पता करने के लिए पुलिस सुभाष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उसके भीतर भी कुछ ऐसा पुलिस को नहीं मिलता जिसपे पुलिस को कोई शक हो। इसीलिए पुलिस अब सुभाष की पत्नी अंजलि के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। अब लेकिन जब पुलिस अंजलि के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके भीतर एक ऐसा नंबर था जिसके ऊपर अंजलि पिछले कई महीनों से लगातार फोन कॉल के जरिए बातचीत करती थी। और सबसे बड़ी बात कि घटना वाली रात को भी अंजलि उस नंबर पे कई बार बात की थी। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी राहुल पाल के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। दरअसल राहुल, जिसकी उम्र होती है करीब 25 वर्ष, जो सुभाष के ही पड़ोस का रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स हाथ लग जाती है, पुलिस उसी दिन ही अपनी टीम के साथ फिर से सुभाष के गांव जाती है और वहां से राहुल को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब पुलिस जब राहुल को लेकर के थाने के अंदर आती है और जब राहुल से सुभाष की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो फिर राहुल भी पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब, मैंने सुभाष की कत्ल नहीं किया। इस पे पुलिस अब राहुल से ये पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा सुभाष की पत्नी अंजलि से किस तरह का रिश्ता है और क्यों इतने महीने से तुम उससे लगातार बातचीत कर रहे हो, और घटना वाले रात को भी तुम्हारे उससे बातचीत हुई थी, आखिर क्या बात हुई थी तुम्हारी। पुलिस जब इस तरह से एक पर एक लगातार कई तरह के सवाल राहुल से पूछना शुरू करती है तो राहुल पुलिस वालों को जवाब ही नहीं दे पाता और आखिरकार अंत में मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होगा। दरअसल सुभाष, जो कई सालों से दिल्ली के अंदर रह करके एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, हर 6, 7, 8 महीने पर कुछ दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। अपने बीवी बाल बच्चों से मिलने के बाद वो वापस फिर दिल्ली लौट जाता है। लेकिन सुभाष जब वापस अपने दिल्ली चले जाता है, वो काम पर लौट जाता है, उसके बाद से सुभाष की पत्नी जो अंजलि होती है उसको अपने पति की कमी महसूस होती है, जिस वजह से उसके पड़ोस का ही रहने वाले राहुल के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि राहुल और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की खबर अंजलि के पति सुभाष को कभी पता ही नहीं चलता। हालांकि 6 महीने पहले जब सुभाष छुट्टी लेकर के कुछ दिनों के लिए अपने घर पे इटावा आता है तो फिर सुभाष को सारी सच्चाई पता चल जाता है, जिसको सुन करके सुभाष को भी बिल्कुल बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है और अपनी पत्नी अंजलि को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है। हालांकि सुभाष जब अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें कह करके उसको समझाने की कोशिश करता है, अंजलि भी अपने पति से वादा करती है कि आज के बाद से न तो मैं राहुल से कभी बातचीत करूंगी और न ही उससे कभी मुलाकात करूंगी। लेकिन सुभाष जैसे अपने वापस दिल्ली लौट जाता है, इधर अंजलि अपना वादा तोड़ देती है और फिर से राहुल से फिर पहले की तरह बातचीत ही नहीं करती, बल्कि ये कहे कि पहले की तरह उसे घर भी बुलाती, उससे मुलाकात भी करती। दरअसल घटना से 3-4 दिन पहले जब सुभाष दिल्ली से छुट्टी लेकर के अपने ड्यूटी से अपने घर आता है तो सुभाष को फिर ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अंजलि की आदतों में कोई सुधार नहीं आया है। इस वजह से सुभाष अपनी पत्नी के ऊपर हाथ चला देता है, यानी थप्पड़ लगा देता है। सुभाष जब अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, अंजलि भी अपने पति से इस प्रकार से नफरत करने लगती है कि अब वो अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती है। और जब इस बारे में अपने प्रेमी राहुल से बातचीत करती है तो फिर राहुल भी प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से राहुल जाकर के अपने ही गांव का एक सुपारी किलर से जाके बात करता है, एक शूटर से बात करता है जिसका नाम होता है विकास।
दरअसल विकास से जाकर के जब वो बात करता है, जो कि सुभाष को इस दुनिया से हटाने के लिए, विकास इस बात के लिए तैयार तो हो जाता है इस काम करने के लिए, लेकिन बदले में 2.5 लाख रुपए की डिमांड रखता है। और ये 2.5-3 लाख रुपए की जब वो डिमांड रखता है, तो राहुल जब इतनी सारी बातें आकर के अंजलि को बताता है, तो फिर अंजलि उसको पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर ये तीनों मिलकर के एक प्लान तैयार करते हैं, और इसी प्लान के अंतर्गत 15 नवंबर 2024 के रात के समय में सुभाष जो अपने पूरे परिवार के साथ में एक साथ बैठ करके खाना वाना खा लेता है। खाना खाने के बाद जो अपनी पत्नी के साथ कमरे के अंदर सोने चला जाता है, आधी रात को प्रियंका अपने कमरे से बाहर निकलती है और राहुल के नंबर पे कॉल कर देती है। उसके कुछ ही देर के बाद राहुल विकास को लेकर के सुभाष के घर पे आ जाता है, और जब कभी सुभाष के कमरे में वो पहुंचता है, तो राहुल और विकास दोनों मिलकर के सबसे पहले अंजलि के उसी के साड़ी से हाथ पैर और मुंह बांध देता है, और जो अपने साथ में जो भारी एक बल्ला लेके बैट लेके क्रिकेट खेलने वाला बैट लेके आया था, उससे सुभाष के सर पे काफ़ी जोर से मार देता है। इससे पहले कि सुभाष अपने आप को संभाल पाता, उठ पाता, जो अपने साथ तेजधारदार हथियार लेके आया था, उसी हथियार को जो है सुभाष के गले पे रेत देता है, जिस वजह से सुभाष का घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मौके से भाग जाते हैं। अपने पूरे प्लान के बाद जो अंजलि थोड़ी देर बाद जो अपना हाथ खोल करके या मुंह से कपड़ा हटाती है, सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाती है, आवाज़ लगाती है। लेकिन साधना जब अपनी माँ के कमरे में आती है, जब अपने पिता की लाश को देखती है, तो देखने के बाद जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन सच में जब ये राहुल पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है, तो पुलिस राहुल के कहने पे उसी दिन ही सुभाष की पत्नी अंजलि को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके बाद से विकास को गिरफ्तार करने के लिए जब उसके घर पे जाती है पुलिस, तो पता चलता है कि विकास अपने घर छोड़ करके पहले ही फरार हो चुका है। दरअसल विकास को ये पहले ही इस तरह की बातें पता चल चुका था कि पुलिस अब राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए विकास अपना घर छोड़ करके भाग गया है। हालांकि पुलिस अभी भी विकास की तलाश कर रही है, लेकिन विकास पुलिस के हाथ अभी भी नहीं लगा है। पुलिस जब इधर राहुल और अंजलि को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विकास पुलिस के डर से कहां तक भागता है और कब तक पुलिस उसे ढूंढती रहेगी, कब पुलिस उसे पकड़ पाती है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहाँ भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।